नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। अकस्मात सदन को एक उपाय सूझा। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर वे हंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख! मेरे संदूक में मोहन माला रखी हुई है, 300 रुपए से अधिक की होगी। क्यों ना उसे बेच डालूं। जब कोई मांगेगा देखा जाएगा कौन मांगता है, और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेचकर खा गया। जो कुछ करना होगा कर लेगा, और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपए आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात इज्जत की आती है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू देने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें चढ़ी हुई हैं, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी तो सुनूं। सदन, तुमसे कहूं तो तुम अभी सारे घर में दोहाई मचाते फिरोगे। जीतन, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो, मतलब निश्चिंत रहो। जिस प्रकार एक निर्धन किंतु सीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनता, बड़ी व्यवस्था और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुंह से निकला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन, तो यह कौन बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुद्दा पैसों का है ना। मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते, वह कभी ना ही नहीं करेंगी। हाँ, मालिक से कहो तो न मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर उसे हाथों से तौला और शाम तक उसे बेच आने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया, दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसकी सारे जन्म की कमाई थी, सारे जीवन की किफायत, कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इसी हांडी के अंदर इन रुपयों के रूप में संचित थी। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालिमा भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था, पाप कितने सस्ते बिकते हैं कि एक मोहन माला में ही बिक गए। जीतन ने रुपए गिनकर 20-20 रुपए की ढेरियां लगाईं, कुछ 17 ढेरियां हुईं। तब उसने तराजू पर माला को रुपयों से तौला। यह 25 रुपए भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी, पर उसने 1 रुपए भर के 25 रुपए ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 की ढेरियां बनाई, 13 ढेरियां हुईं और 15 रुपए बच रहे। उसके कुल रुपए माला के मूल्य से 285 रुपए कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज हाथ से नहीं जाने पाएगी। कह दूंगा माला 13 ही भर थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछलता पड़ता। उसने बात की 285 रुपए पर हाथ मारा था। ऐसा सुअवसर उसे कभी न मिलता। उसने सोचा, आज अवश्य किसी भले आदमी को मुंह देखकर उठा था। बिगड़ी हुई आंखों से सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपए लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन ने मानो बड़ा उत्साह से पकड़ा कि कोई गड़ा हुआ खजाना मिला हो।
रुपए देखकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, ये लो तंबाकू पान। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई वैष्णव मदरा देखकर मुंह बनाता है और बोला, भैया तुम्हारा दिया तो खाता हूं, ये कहाँ पचेगा। सदन, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूं, ले लो, कोई हर्ज नहीं। जीतन, नहीं भैया, यह न होगा, ऐसा करता तो अब तक 200-400 पैसे का आदमी बन गया होता, नारायण तुम्हें बनाए रखें। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूंगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है, उसे अनुभव होता है कि यह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था, टूट गया और मैं अथाह सागर में खड़ा हूं। वह सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन यह पार कैसे लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहरें यदि मीठे स्वरों में गाती हैं तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी हैं। हवा अगर लहरों को थपकियां देती है तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। ये हमारे जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव हैं। आज जब अपना घर बसाने के लिए सोच रहा है तो संसार के सारे रूप उसको सागर के समान दिख रहे हैं, जिसमें यदि प्यार है तो चीत्कार भी है। क्योंकि इंसान को सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब वो गृहस्थी बसाता है तो सब कुछ करना पड़ता है, खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। रिश्ते कैसे चलेंगे जब तक दिनचर्या जो रोज की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती तो घर में कलह होती है। तो आज वो जिस जगह पे खड़ा, खुद तो अभी ऐसे जीता रहा, मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो आज जब सारी चीज़ें सामने खड़ी हैं तो उसे अथाह सागर मालूम हो रहा है। एक महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया घड़ी रात गई आता। अब उसकी नाव घाट पर ही सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोड़े रखे गए थे और जाजिम बिछी थी, इसलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में कुछ बातचीत न करता, यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं तो कभी तट पर बैठा रहता तो कभी नाव पे जा बैठता। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में क्या शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया, किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, कोई आंखें तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती, क्योंकि वह एक जमींदार का पुत्र था, एक वकील का भतीजा। उस उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती थी। इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वह 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान फीके पकवान होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोच बस कुछ कह न सकता। इस पर 1.5-2 रुपए नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य हो रहा था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता। यह बहुधा
रात ही रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पनाओं में वह जागता रहता। जब व्यक्ति खुद के बलबूते पे कुछ करता है तो एक अलग ही आनंद होता है, जो आज ये महसूस कर रहा है सदन। लेकिन गलती सबसे बड़ी, जब माता पिता उस तरफ पढ़ाई के लिए तुझे प्रेरित कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब वो अयासियों में लगा रहा। लेकिन जब चारों तरफ से बोझ सर पे आन पड़ा, घर गृहस्थी बसाने का, प्रेम का, तो अब उसे समझ में आ रहा है। शर्म लज्जा इसलिए कि कहाँ पिता जमींदार हैं, जो चाचा हैं वो जाने माने वकील, उनका भतीजा एक मल्लाह का काम कर रहा है। लेकिन काम वक्त के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि वो वक्त निकल गया तो ये भी खराब नहीं है, लेकिन करना चाहिए जिससे खुद किसी के काबिल बन सको। इसी रुपए की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य कारण है। वह इससे मुक्त होना चाहता था। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती। उसे अब रुपए कमाने और घर परवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे, उठकर नदी किनारे चला आया और झींगुर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पर जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए दो चार हाथ चलाए। लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू कर दिए। नाव की गति दूनी हो गई। झींगुर पहले पहल तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा था। उसे मालूम हो गया था कि यह महाशय निरे मिट्टी के लौंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं, और अब मेरा ज़्यादा बोलना उचित नहीं। उस दिन 2 खेवे हुए, दूसरे दिन एक ही हुआ, क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसे 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया हो। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इसमें उसे अच्छा लाभ भी हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए। कहते हैं ना कि जब ज़रूरत और मेहनत, ज़रूरत के हिसाब से इंसान मेहनत करेगा तो उस मेहनत का सुख अलग ही होता है। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्त, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन, एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का, द्वार पर ईंट का चबूतरा। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थीं जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थीं। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बौधा वहीं बैठ के तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन बेगार से मुक्त करा देता। इस साहस के काम से उसका सिक्का जमा। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार दे देता था। अब उसे एक पैरगाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र भी लिख दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारी थी, जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। यानी कि शांति। जब इंसान प्यार किसी से कर बैठता है, वो भी सच्चाई का कुछ बंधन, जैसे शादी का बंधन था, तो वो अपने आप ही कुछ न कुछ करने की जरूर सोचता है, यदि कर्मठ व्यक्ति होता है तो। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सहमति के बिना वह शांति को लाने का साहस न कर सका। वह घर पर पदम सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय में
बात करूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता, उसके मुंह से एक बात भी न निकलती। यद्यपि उसने पदम सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की, पर उन्हें लाला भगत राम से सब मालूम हो गया था कि वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि एक दो नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा लिया जाए, लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे अपने लड़के के समान मानने लगी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोपड़े में बैठा हुआ था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता। नाव के न आने से उसे उसकी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांदनी की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम हो रही थीं जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः थोड़ी चौड़ी होती हुई निकल रही हो। झोपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमन बाई थी, जिसके उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा आ गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही न हो। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन। मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन, सब कुशल ही है, भाग्य में जो कुछ लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने नहीं पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहां एक दिन भी और नहीं रह सकती, तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता यदि मैं रुकती। वहां से निकल आने में कुशल था। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहां से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहां से रात कोई गाड़ी नहीं जाती। सतन, अब तो तुम अपने घर ही पहुंच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ यह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यही तुम्हारा झोपड़ा है, चलो अंदर। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन के मुंह से वो बातें सुनी थीं, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने का पछतावा होता। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों में गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर दया अवश्य आती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थीं, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया कि यह सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं, वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया, मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया, मैंने अपनी कुटिल स्वार्थ के बस होकर उनका अपमान किया। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। ये हमारे समाज की वो स्त्रियां हैं, भले ही वो मंडप में
ससुराल वाले छोड़कर चले गए, लेकिन वो एक निष्ठ धर्मपरायण रही। उसने दूसरी जगह शादी भी न की। लेकिन फ़र्क देखो, लड़की को मंडप में बैठा छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनका लड़का है। यहाँ पे हमें अपनी अहमियत इस समाज के लिए पता चलती है कि हम क्या हैं। हम वो हैं क्योंकि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। यदि हम न हों तो घर में खाना न पके, यदि हम न हों तो इनके वंश न चलें, यदि हम न हों तो इनकी गृहस्थी न खिसके, इनके यहाँ आना जाना न हो किसी का। क्या करते हैं, क्या कमा के लाते हैं, उसका रख रखाव न हो। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों एक बैलगाड़ी के दो पहिए हैं जो दोनों बराबर ही बोझ ढोते हैं, लेकिन स्त्री का बोझ कभी किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, लोग बोलते हैं आज लड़कियां पहले से भी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। आज इसलिए डबल सफ़र कर रही हैं क्योंकि आज वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पढ़ लिख कर मौन हैं, या पढ़ लिख कर भी वो चीज़ें उनको सहनी पड़ती हैं। या तो अंधे में अंधा इंसान है तो कहाँ पग पड़ रहा है, उसे जानकारी नहीं क्योंकि वो अंधा है। लेकिन जब देख के इंसान जानबूझ के खाई में, कुएं में धकेल दिया जा रहा है तो क्या करे, वो परवश है। तो वो व्यवस्था भी है आज, वो जो ज़्यादा है क्योंकि दिखाई कम देती है। तो मैं हर उस बहन बेटी से कहूँगी, खुद को मजबूत बनाओ, गलत काम मत करो पर गलत सहो भी मत। खुद को मजबूत बनाओ, आप में सब कुछ है, आप में शक्ति है, आप में दुर्गा है, आप में लक्ष्मी है, आप में काली है। लेकिन हर रूप हर वक्त के लिए होता है। जब ज़रूरत में वो लक्ष्मी बनती है, ज़रूरत में अन्नपूर्णा बनती है, ममतामयी करुणामयी माँ दुर्गा बनती है। सारे रूप हैं उसमें। तो अपने को संजो, अपने को संभालो, सबको देखो लेकिन खुद को भी देखो, जो बहुत ज़रूरी है। यदि तुम सही तो सारा घर गृहस्थी सही। वहीं तक आपकी पूछ है जब तक आप सही हो। यदि आप खुद के साथ भेदभाव करोगे तो इस संसार में तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। अंत में सब यही कहते हैं कि तुमने किया ही क्या। घर में ही तो रही, लेकिन ये पता नहीं है यदि घर न हो तो संसार भी नहीं है। घर से समाज, समाज से गांव, क्षेत्र, देश, संसार एक घर से ही बनता है। और जब घर चलता है तो सारी चीज़ें चलती हैं। यदि एक घर खत्म तो उसके लिए वो पूरा संसार खत्म होता है। ये हर कोई नहीं समझता और समझेगा भी नहीं है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये बात कितने लोगों पे लागू है। स्त्री को बहुत कम ही लोग समझते हैं, अपनी ज़रूरतों को हर कोई समझता है। तो खुद को खुद समझो। हाँ, करो जो कर्तव्य हैं दुनिया के वो करो, लेकिन खुद को भी समझो, क्योंकि आप वो हैं जो इस देश को एक नई दशा दे सकते हैं। वो ऐसे क्योंकि जब हम सही हैं तो हम अपने बच्चों को किसी काबिल बनाएंगे, और जो बच्चे हमारे हैं वो देश के भविष्य हैं। तो इसे गलत न लें, सही रास्ते पे लें, क्योंकि सही हमेशा ही सही होता है, सच हमेशा ही सच होता है। तो हमेशा सही करें। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन डरे नहीं, हटे नहीं, क्योंकि हम शक्ति हैं, हम काली हैं, हम दुर्गा हैं, हम लक्ष्मी हैं, हम में सारे रूप हैं इस सृष्टि के।
सुमन झूपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर में बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रुंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा, मालूम नहीं जीती रहूं या न रहूं, इनके दर्शन फिर हों या न हों, एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों पूरी न कर लूं। किंतु जब ईश्वर ने जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो इसकी छांव में बैठकर क्यों न अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यहाँ पे एक स्त्री को पुरुष यदि देवता है तो स्त्री क्या है, जो प्रेमचंद जी ने यहाँ पे लिखा है। मैं पढ़ भी रही हूँ। उन्होंने स्वयं 3 शादियाँ की थी। वो जानते हैं स्त्री की अहमियत, तो उन्होंने निकाल के भी लाए हैं। ये शब्द कोई अपने मुंह से और नहीं बयां करता जो उन्होंने बयां किए स्त्री के लिए। इसलिए लिखा उन्होंने कि इसे पढ़े दुनिया और समझे। लेकिन यहाँ यदि पुरुष देवता है तो पुरुष भी इस संसार की देवी है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज यदि 2 पक्ष लड़ जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार दोनों ही हो जाते हैं। जब 4 जगह लड़के मुंह मारते हैं तो यदि लड़की ने एक कदम उठा लिया तो वो गलत है। उसने सारी परंपराएं, प्रथाएं, लज्जाएं सब खो दी। काश अपने बेटों को पहले ये बात बताओ कि यदि आप ऑनेस्ट रहोगे जीवन में रिश्तों के प्रति तो लड़की उससे पहले रहेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियों को खुली छूट दो, लेकिन हमारे घर में दोनों बच्चे होते हैं, अक्सर बेटी और बेटा, तो हमें दोनों को ही संस्कार देने हैं अच्छे कि बेटा हमारा है। यदि तुम कहीं बाहर गलत नज़रिए से देखोगे तो तुम्हारी भी बहन है घर में, जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा। बेटी को भी सिखाना है, बच्चे भाई है तुम्हारा, संसार में साथी एक ही होता है, वो तब मिलता है सच्चा साथी जब हम सच होते हैं, सच्चे होते हैं। उम्र के अलग अलग पड़ाव भी होते हैं, किस उम्र पे क्या करना चाहिए। जो उम्र हमारी पढ़ाई लिखाई की होती है, हाँ दोस्त हों, बेटियों दोस्त होते हैं, भाई से ज़्यादा साथ दे जाते हैं। हो ऑनेस्ट, एक आध दोस्त होना चाहिए जो सच्चा हो। हर किसी पे भरोसा न बेटा करे न बेटी करे। और जो मित्र भी बनाओ तो उनको माँ बाप के संपर्क में ज़रूर लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा माँ बाप आपको समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं। आने वाले वक्त में तभी हम कुछ रिश्ते या ये मान मर्यादाएं बचा सकते हैं। यदि हमने कदम नहीं उठाया तो ये सच है कि अकेले पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय चिल्लाने के। तो हम माँओं का कर्तव्य है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बच्चों के साथ रहती हैं, हम उनका पालन पोषण सब कुछ करते हैं। तो हमें शुरू से एकदम बड़े होने पे नहीं, क्योंकि बड़े होने पे वो उम्र भी एक अग्रेसिव उम्र हो जाती है बच्चों की, जब कम चीज़ें समझते हैं, उन्हें हर किसी की बात गलत लगती है। वो एक वैज्ञानिक ही रीति है, जब उम्र पे खान पान जैसे बदले वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं।
पहले के बच्चों को इसीलिए गुरुकुल में डाला जाता था, वहाँ उन्हें कोई चीज़ ही देखने को नहीं मिलती थी। खाना पाना जो खान पान है उनका एकदम बहुत सिंपल, बहुत कम मात्रा में ही खाना भी पेट भरने लायक मिलता था। मेहनत कड़ी होती थी। दिनचर्या सुबह 4 बजे जग जाओ, रात को रात्रि तक उसमें सारे कौशल उन्हें सिखाए जाते थे, विद्या से लेके अस्त्र शस्त्र। लेकिन आज तो उन गुरुकुलों के भी हालात ख़राब हैं। जहाँ हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों का गुरुकुल स्वयं बन जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक पता है आज के समय में हर माँ पढ़ी लिखी है, तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी बच्चों के वजह। उनको समझो, प्यार से समझाओ, उदाहरण देकर समझाओ जो आपकी लाइफ में घटित हुआ है, ज़िंदगी में जो हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो ज़्यादा नहीं, हम कम से कम 50% तो बच्चों को सुधार ही सकते हैं, सही सलाह दे ही सकते हैं, जो आगे जाके